कंपोनेंट्स ऑफ कॉग्निटिव स्किल्स। कॉग्निटिव स्किल्स के कंपोनेंट्स क्या क्या है, उसके पार्ट्स क्या क्या हैं। कॉग्निटिव स्किल हैव सम एसेंशियल कंपोनेंट्स। कुछ है, पहला है परसेप्शन, सेकंड मेमोरी, थर्ड लॉजिकल थिंकिंग, फोर्थ कंसंट्रेशन और फिफ्थ रैशनल एटीट्यूड। सबसे पहले परसेप्शन। परसेप्शन क्या होता है? द टर्म परसेप्शन इज अंडरस्टूड हेयर एज लुकिंग एट थिंग्स फ्रॉम द राइट पर्सपेक्टिव। परसेप्शन का मतलब क्या है? किसी चीज को सही तरीके से समझना, उसके राइट पर्सपेक्टिव से समझना, मतलब जो चीज जैसे उसको वैसे ही समझना, उसको गलत तरीके से ना समझा जाए, दैट इज परसेप्शन। बट इट इज नोटिस दैट डिफरेंट पीपल परसीव्स एन इशू डिफरेंटली बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन। लेकिन हर व्यक्ति के लिए, हर किसी का परसेप्शन हर चीज के लिए सेम नहीं होता और उसके अलग अलग रीजन्स होते हैं, विच वी आर नॉट एलिसिएटेड हेयर बिकॉज इट इज नॉट आवर प्रेजेंट कंसर्न। मतलब उसको हम नहीं पढ़ेंगे। सिंस दे परसीव्स डिफरेंटली दे हैव डिफरेंट ओपिनियन। वो हर कोई अलग तरीके से देखता है क्योंकि उसके हर किसी की सोच अलग होती है, उनके ओपिनियंस अलग होते हैं, एंड देयरफॉर दे ट्रीट एन इशू डिफरेंटली। तो हर किसी के लिए वो इशू अलग होता है। किसी के लिए जो प्रॉब्लम बहुत बड़ी होती है कि तो किसी को वो प्रॉब्लम ही नहीं लगती। ठीक है, हर टाइप के स्टूडेंट होते हैं। किसी बच्चे के लिए मैथ्स बहुत ज़्यादा टफ है और किसी को मैथ्स करने में मज़ा आ रहा है। किसी की इंग्लिश बहुत टफ है, किसी को इंग्लिश में मज़ा आ रहा है। तो वो पर्सपेक्टिव अलग अलग होता है, हर व्यक्ति का देखने का नज़रिया अलग होता है, उनके अलग अलग इश्यूज़ होते हैं, अलग अलग डिफरेंट इश्यूज़ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल दे रखा है, शी इज शार्प। दिस सेंटेंस इज अंडरस्टूड डिफरेंटली बाय हर टीचर्स, पेरेंट्स, कलीग्स एंड इंटीमेट फ्रेंड्स थ्रू इट कन्वे वन एंड ओनली वन मीनिंग। शी इज शार्प, इसका सिर्फ एक ही मतलब वो बहुत तेज है, लेकिन हर व्यक्ति उसे अलग तरीके से देखेगा। दैट इज अबाउट हर टैलेंट, मतलब उसके टैलेंट के बारे में है। Thus the perception is contextualized, subjective and depend on many other extraneous surrounding factors. To support this argument, Immanuel Kant says that we see things not as they are but as we are. हम चीज़ों को उस तरीके से देखते हैं, हम चीज़ों को ऐसे नहीं देखते जैसी वो है, हम चीज़ों को वैसे देखते हैं जैसा हम समझते हैं। हम किसी व्यक्ति को समझते हैं, मतलब वैसा नहीं सोचते कि जैसा वो है, हम ये सोचते कि हमारे अकॉर्डिंग वो क्या है, अपने अकॉर्डिंग हम किसी भी चीज़ को जज कर रहे हैं। तो ये किसी ने कहा था? इमैनुअल कैंट ने कहा था। इमैनुअल कैंट ने ही कहा था। अब ये तो गया परसेप्शन, हर किसी का नजरिया अलग है, दैट इज परसेप्शन। ठीक है, सेकंड आता है मेमोरी। मेमोरी में क्या है? मेमोरी एज वन ऑफ द मेन कंपोनेंट ऑफ कॉग्निटिव स्किल। कॉग्निटिव स्किल का सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट है वो मेमोरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मेमोरी। मेमोरी होगी तो बच्चा ज़्यादा अच्छे से प्रोग्रेस कर सकता है। अब ये क्या करता है? हेल्प लर्नर इन रिमेंबरिंग एंड रिकैपिटुलेटिंग इवेंट्स, कंसेप्ट और पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इन देयर एक्चुअल फॉर्म। जिसका मेमोरी लेवल अच्छा होगा तो उस ऑब्जेक्ट को उसके एक्चुअल फॉर्म में लर्न करने में, याद रखने में सक्षम रहेगा। ठीक है, वो कैपेबल होगा। इट इज ऑफ 5 काइंड्स। अब मेमोरी भी 5 तरह की होती है। पहला है शॉर्ट टर्म मेमोरी, सेकंड लॉन्ग टर्म मेमोरी, थर्ड रिसेप्टिव मेमोरी, फोर्थ है सीक्वेंशियल मेमोरी और फिफ्थ है रोट मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या है? इट लास्ट फॉर अ फ्यू सेकेंड टू अ मिनट। कुछ ऐसी मेमोरी होती है कुछ सेकंड्स के लिए रहती है, फिर भूल जाते हैं, पता नहीं चलता, ध्यान नहीं रहता हमें। कोई चीज़ हमारे साथ हुई और हम काम करते रह गए और वो हमें याद भी नहीं रहेगी। हाँ, ठीक है। सेकेंड है लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या है? एन एबिलिटी टू रिलेट द लॉन्ग पास्ट इवेंट। मतलब वो क्या होता है? बहुत पुरानी चीज़ों को भी याद रखता है इंसान, दैट इज लॉन्ग टर्म मेमोरी, मतलब भूल नहीं पाते इसे हम। ठीक है। फिर है रिसेप्टिव मेमोरी, रिमेंबरिंग द फिजिकल पोस्चर ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ द रिसेंट पास्ट। मतलब कुछ चीज़ें हमारी पास्ट में घटी हैं तो उसका फिजिकल पोस्चर हमें याद है कि वो चीज़ ऐसी थी। ठीक है, हम उसको याद रख पाते हैं, रिसेप्टिव मेमोरी होती है। सिक्वेंशियल मेमोरी, रिमेंबरिंग थिंग इन एन ऑर्डर। सिक्वेंशियल मेमोरी होता है कि ऑर्डर में जब हम किसी चीज़ को फॉलो करते हैं तो नेक्स्ट स्टेप हमें अपने आप ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में आता है, तो वो सिक्वेंशियल मेमोरी होती है। ठीक है। रोट मेमोरी, इट इज़ अ हैबिट टू लर्न एंड रिमेंबर सर्टेन इन्फॉर्मेशन। ये कई लोगों की आदत होती है कि कोई भी चीज़ आई उसको भी याद कर लिया। रिमेंबरिंग थिंग्स इज अ हैबिट टू लर्न एंड रिमेंबर सर्टेन इन्फॉर्मेशन। किसी भी चीज़ को हम रिमेंबर रखते हैं, याद रखते हैं। दीज मेमोरी आर नॉट असिस्टिंग लर्नर टू रिकास्ट देयर स्टडी कंटेंट ऑन टाइम but also relate this information to their experiences for better cognitive skills and better understanding. क्या कह रहा है? These memory are not only assisting learner, मतलब खाली उसको असिस्ट नहीं कर रहा, उसकी हेल्प नहीं कर रहा। ये जो मेमोरीज है खाली लर्नर की हेल्प नहीं करती, उसकी स्टडी को रिकास्ट करती है और इन्फॉर्मेशन जो भी उसके पास है उसको कोरिलेट करने का प्रयास करते हैं और उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। ठीक है। लॉन्ग टर्म मेमोरी बिकम द लाइब्रेरी ऑफ फैक्ट अपॉन विच लर्नर बिल्ड देयर कंसेप्ट एंड एक्यूमुलेट नॉलेज। और जो लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है उसके अकॉर्डिंग, जो लॉन्ग टर्म मेमोरी
स्टूडेंट के लिए इसकी लाइब्रेरी के बराबर है, तो उसी पे डिपेंड होकर वो आगे की चीज़ें सीखता है, आगे की नॉलेज गेन करता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी हेल्प टू कैप्चर द डायनेमिक डाटा ड्यूरिंग द लर्निंग एक्सपीरियंस। अपार्ट फ्रॉम दिस मेमोरी, अब इस 5 तरह की मेमोरी हमने पढ़ी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, रिसेप्टिव मेमोरी, सीक्वेंशियल मेमोरी, रोट मेमोरी। इसके अलावा और मेमोरीज होती है, 2 मेमोरीज और होती है। देयर आर 2 अदर इंपॉर्टेंट मेमोरी आल्सो फाउंड इन टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी। टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी में मेमोरी के 2 पार्ट और है, एपिसोडिक मेमोरी और सिमेंटिक मेमोरी। एपिसोडिक मेमोरी में भी 2 तरीके की आती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी। और शॉर्ट टर्म मेमोरी में विजुअल और ऑडिटरी, विजुअल में आर्टिकुलेटरी और अकॉस्टिक। तो ये चार्ट है इसका पूरा, मतलब मेमोरी के 2 पार्ट किए, एपिसोडिक मेमोरी और सिमेंटिक मेमोरी। एपिसोडिक मेमोरी के फिर 2 पार्ट हुए, लॉन्ग टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी। फिर उसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी के 2 पार्ट हुए, विजुअल और ऑडिटरी। विजुअल के 2 पार्ट हुए, आर्टिकुलेटरी और अकॉस्टिक। ठीक है, तो ये चार्ट बन गया इसका। अब एपिसोडिक एंड सिमेंटिक मेमोरी होती क्या है? सबसे पहले एपिसोडिक मेमोरी इज मेमोरी फॉर पर्सनल एक्सपीरियंस। एपिसोडिक मेमोरी जो होती है हमारा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, जबकि सिमेंटिक मेमोरी इज फॉर एक्वायरिंग नॉलेज अबाउट द वर्ल्ड। सिमेंटिक मेमोरी होती है जैसे हम दुनिया की नॉलेज, बाहर की नॉलेज गेन करते हैं, मतलब हमारा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो एपिसोडिक मेमोरी है। ठीक है, जबकि हम जो बाहर की चीज़ों के बारे में सीख रहे हैं, बाहर की चीज़ों के बारे में याद कर रहे हैं, वो क्या है? सिमेंटिक मेमोरी। वो हमारे अंदर डाली जा रही है, मतलब उसको हम सीखने का प्रयास कर रहे हैं, और जो अपने आप एक्सपीरियंस से आ रही है वो एपिसोडिक मेमोरी है। ठीक है, नॉलेज अवेलेबल फॉर एन अटेम्प्टेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्निंग स्ट्रेटजीज कम मेनली फ्रॉम स्टडीज ऑफ एपिसोडिक मेमोरीज। अब ज़्यादातर नॉलेज कहाँ से आती है, और जो स्ट्रेटजीज वगैरह सारी चीज़ कहाँ से आती है? जब हम अपनी एपिसोडिक मेमोरी को स्टडी करते हैं। बट प्रोबेबली मोस्ट ऑफ व्हाट गोज इन प्रैक्टिकल लर्निंग सिचुएशन इज रिकॉग्निशन ऑफ सिमेंटिक मेमोरी। जब हम प्रैक्टिकल लर्निंग सिचुएशन देखते हैं तो वहाँ पर क्या काम आता है? सिमेंटिक मेमोरी काम आती है, क्योंकि जो हमें सिखाया जा रहा है उसी का तो एग्जाम देना है, उसी से आगे बढ़ना है, क्योंकि वो हमें बाहर से सीखना पड़ रहा है। अकॉर्डिंग टू टल्विंग, ये 1972 में दिया था इसने, एपिसोडिक मेमोरी रिसीव एंड स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट टेम्परेरी डेटेड एपिसोड और इवेंट्स एंड टेम्परल स्पेशल रिलेटर्स अमंग दोज इवेंट्स। सिमेंटिक मेमोरी इज मेमोरी नेसेसरी फॉर द यूज ऑफ लैंग्वेज। एपिसोडिक मेमोरी क्या है? जो हम रिसीव करते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं और अपनी माइंड में स्टोर कर लेते हैं। जबकि सिमेंटिक मेमोरी क्या है? वो ज़रूरी है हमारे लिए। सिमेंटिक मेमोरी इज द मेमोरी नेसेसरी फॉर द यूज ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज को यूज़ करने के लिए वो ज़रूरी होती है। इट इज़ अ मेंटल theosis, organized knowledge a person process about the word and other verbal symbols, their meaning and referent about relation among them, and about rule, formula and algorithm for the manipulation of these symbols, concept and relations। मतलब सारी चीज़ें सीखने के लिए सिमेंटिक मेमोरी होना ज़रूरी है। सारी चीज़ें सिमेंटिक मेमोरी के अंदर आती है। क्या कहता है? इट इज़ अ मेंटल theosis, ऑर्गेनाइज नॉलेज, एक ऑर्गेनाइज नॉलेज पर्सन की प्रोसेसेस अबाउट वर्ड एंड अदर वर्बल सिंबल्स, वर्ड्स का और जो वर्बल सिंबल्स होते हैं उनको सीखना। ठीक है, देयर मीनिंग, उनके मीनिंग को समझना, उनको रेफर करना। अबाउट रिलेशन अमंग देम, उनके बीच में क्या रिलेशन है वो चीज़ सीखना। एंड अबाउट रूल्स, फॉर्मूला, एल्गोरिथम, मैनिपुलेशन ऑफ दीज सिंबल, कंसेप्ट्स एंड रिलेशंस। ठीक है, आगे द फंक्शन ऑफ मेमोरी इज रिप्लेसेबल इन लर्निंग एक्टिविटी। जो मेमोरी के फंक्शन है उसको रिप्लेस नहीं किया जाता। लर्निंग एक्टिविटीज़ के अंदर जो मेमोरी का फंक्शन होता है उसको कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता। दिस इज सो बिकॉज लर्निंग इज टू अंडरस्टैंड, कंसेप्चुअलाइज, एनालाइज, इंटरप्रेट, रिमेंबर एंड रिकैपिटुलेट द इशू और इवेंट्स। मेमोरी में क्या आता है? लर्निंग में क्या आता है? लर्निंग में क्या आता है? किसी चीज़ को समझना, उसको कंसेप्चुअलाइज करना, उसको एनालाइज करना, फिर उसको इंटरप्रेट करना। ठीक है, सारा प्रोसेस है। हैज़ मेमोरी बिकम अ वाइटल कंपोनेंट ऑफ लर्निंग। इसीलिए मेमोरी जो है वाइटल कंपोनेंट है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी पार्ट है लर्निंग का, क्योंकि अगर मेमोरी नहीं होगी तो सारी चीज़ें हम याद नहीं रख सकते, मतलब सारी चीज़ लर्निंग हो ही नहीं सकती जब तक मेमोरी लेवल नहीं होगा। लर्निंग थ्रू एनी मीन रिक्वायर मेमोरी फंक्शन। कैसे भी सीख रहे हो उसके लिए मेमोरी फंक्शन ज़रूरी है, बिकॉज इट इज़ द मेमोरी दैट डिसाइड द करेक्ट एंड रेलिवेंट इंफॉर्मेशन टू रिसीव and process from the irrelevant and unnecessary information among the other variety of information। मतलब हम लर्निंग में सारी चीज़ें देख रहे हैं, ये काम हमारी मेमोरी का है, क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ हमें पास रखनी है और क्या चीज़ हमें छोड़नी है, वो काम किसका है? मेमोरी का है। From the irrelevant and unnecessary information among other variety of information, memory help us to recall where the particular information is located and how it can be
ट्रेस्ड आउट। हमने लर्निंग कर ली, हमने सारी इन्फॉर्मेशन गेन कर ली, लेकिन मेमोरी से हमें पता चलता है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन में कहाँ से ली थी और कौन सी इन्फॉर्मेशन कब काम आने वाली है। ठीक है, किस नॉलेज को हम कब यूज़ कर रहे हैं, ये काम किसका है, मेमोरी का है। तो मेमोरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ 8 कंडीशंस ऑफ लर्निंग हायरार्की। हायरार्की क्या होती है, एक सीक्वेंस होता है, ठीक है, मतलब नीचे से ऊपर जाना, नीचे से, हायरार्की हमेशा नीचे से ऊपर जाती है, ठीक है। तो 8 कंडीशंस है। इन दिस हायरार्की ऑफ लर्निंग यू मस्ट मास्टर ईच स्टेप बिफोर रीचिंग द नेक्स्ट। मतलब पहले स्टेप का मास्टर होना जरूरी है। पहले स्टेप को पूरी तरह सीखोगे तभी तुम अगले स्टेप पे जाओगे। अगर पहले स्टेप पे कुछ कम है तो पहले उसी को कंप्लीट करोगे। तो इसीलिए स्टेप को सॉलिडली आगे बढ़ना है, स्टेप टू स्टेप बढ़ना है, ठीक है। दैट इज अ हायरार्की। दिस रिक्वायर ग्रेट अमाउंट ऑफ लर्निंग फॉर ईच लेवल। हर लेवल में पूरी लर्निंग चाहिए, ठीक है। द लोएस्ट 4 ऑर्डर टेंड टू फोकस ऑन द मोर बिहेवियर आस्पेक्ट ऑफ लर्निंग। जो शुरू के 4 है वो बिहेवियर आस्पेक्ट, लर्निंग के बिहेवियर आस्पेक्ट पे ऊपर डिपेंड करते हैं, वाइल द हाईएस्ट 4 फोकस ऑन द मोर कॉग्निटिव आस्पेक्ट। ऊपर के जो है वो सीखने के ऊपर है। पहले 4 जो है वो बिहेवियर है। अब स्टार्ट कहाँ से होता है, सिग्नल लर्निंग, ठीक है। सिग्नल लर्निंग के बाद आता है स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, फिर चेनिंग, उसके बाद आता है वर्बल एसोसिएशन, उसके बाद डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, फिर कंसेप्ट लर्निंग, कंसेप्ट लर्निंग के बाद रूल लर्निंग, और रूल लर्निंग के बाद में सबसे लास्ट में आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। जब तुम सब चीज़ें सीख लोगे तो तुम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये हायरार्की है, ये सीक्वेंस है इसका। तो सबसे पहले क्या था, सिग्नल लर्निंग। सिग्नल लर्निंग क्या है, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग नोन एज द क्लासिकल कंडीशनिंग। ये क्लासिकल कंडीशनिंग है। तो द लर्नर इज कंडीशन टू प्रोड्यूस अ डिजायर्ड, मतलब उसको जो चाहता है वो प्रोड्यूस करने के लिए उसको सिखाया जाता है। इनवॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री बताओ खुद अपने आप ही, ठीक है। रिस्पॉन्स एज अ रिजल्ट ऑफ स्टिमुलस दैट वुड नॉट नॉर्मली प्रोड्यूस दैट रिस्पॉन्स, दैट इज सैल्यूशन कंडीशन कहते हैं। दैट इज अ कंडीशन एट द साउंड ऑफ बेल, मतलब बेल की साउंड को रिकॉग्नाइज करना, दैट इज अ सिग्नल लर्निंग। वो सिग्नल है ना, बेल बजी इसका मतलब डोर पे कोई आया है, बाहर जा रहे हैं, सामने रेड लाइट है इसका मतलब रुकना है, ग्रीन लाइट है मतलब जाना है, दैट इज सिग्नल लर्निंग। सिंपल होती है, ठीक है। फिर आता है स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, उसके लिए रिस्पॉन्स करना पड़ेगा। तो तुम्हें पता समझ आता है कि हाँ ये चीज़ हो रही है, तो उसको रिस्पॉन्स कैसे करेंगे। दिस इज अ वॉलंटरी रिस्पॉन्स टू लर्निंग दैट मे बी यूज्ड इन एक्वायरिंग वर्बल स्किल एज वेल एज फिजिकल मूवमेंट। तुमने वर्बल स्किल को सीखा और उसके अकॉर्डिंगली फिजिकल मूवमेंट दिया। ये कंसेप्ट दिया महेश्वरी ने 2013 में। दिस टाइप ऑफ लर्निंग कैन अकर व्हेन द इंस्ट्रक्टर प्रेसेस द लर्नर फॉर डीपर थिंकिंग और प्रोवाइड कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन और डीब्रीफिंग। अब उसमें क्या होता है, जो इंस्ट्रक्टर है लर्नर को प्रेज करता है, प्रेज करना मतलब उसको मोटिवेट करता है, उसकी तारीफ करता है कि हाँ तुमने बहुत अच्छा काम किया, ठीक है, तो सिखाने के लिए। फिर आता है चेन लर्निंग। चेन लर्निंग में क्या होता है, चेन लर्निंग अकर व्हेन द लर्नर इज एबल टू कनेक्ट 2 और मोर प्रीवियस लर्न्ड स्टिमुलस रिस्पॉन्स बोन्ड इनटू द लिंक्ड ऑर्डर। जब उससे पहले सीखा हुआ है उसको वो सीक्वेंस में लगा पाए, चेन में लगा पाए। मोर कॉम्प्लेक्स साइकोमोटर स्किल आर लर्न, साइकोमोटर स्किल जिसके अंदर सीखी जाती है, बट दे टेंड टू अकर नेचुरली। लेकिन ये सारी चीज़ें क्या होती है, नेचुरली अपने आप ही होती है। दैट इज लर्निंग हाउ टू टाई शूटरिंग और बटनिंग अ शर्ट। ये सीखना कि हम अपने शूज़ के फीते कैसे बांधे, अपने शर्ट के बटन कैसे बंद करें, अपने काम खुद की कैसे करें। दैट इज अ चेन लर्निंग। यहाँ पर जो लर्नर है वो खुद अपने आप काम करता है। फोर्थ आता है वर्बल एसोसिएशन। वर्बल एसोसिएशन क्या होता है, अकर व्हेन द लर्नर मेक एसोसिएशन यूजिंग वर्बल कनेक्शन। यहाँ पर क्या करता है, लर्नर जो है वर्बल कनेक्शन बनाने की कोशिश करता है, आपस में बातचीत करते हैं। इट इज़ द की प्रोसेस इन लैंग्वेज स्किल डेवलपमेंट। ये क्या होता है, लैंग्वेज स्किल डेवलपमेंट में एक की प्रोसेस है, ज़रूरी है जब एक दूसरे से बातचीत करने की कोशिश की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट नर्स इज एबल टू डिफाइन मेडिकल टर्मिनोलॉजी एंड अप्लाइड इनटू क्लिनिकल सिचुएशन। एक स्टूडेंट नर्स है, वो मेडिकल टर्मिनोलॉजी सीख रही है, सीख लिया और उसको अप्लाई कर दिया अपनी क्लिनिकल सिचुएशन में, ठीक है। तो दैट इज वर्बल एसोसिएशन। उसके बाद आता है डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग में क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग इज सीन व्हेन द लर्नर इज एबल टू परफॉर्म डिफरेंट रिस्पॉन्सेज टू अ सीरीज ऑफ सिमिलर स्टिमुली दैट में डिफर इन सिस्टमेटिक वे। अलग अलग प्रॉब्लम है, हर सिचुएशन में अलग प्रॉब्लम है, वहाँ लर्नर कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, अलग अलग सिचुएशन में एक लर्नर किस प्रकार से रिस्पॉन्ड कर रहा है। डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग इज मेड मोर डिफिकल्ट व्हेन द लर्नर कम अक्रॉस रोड ब्लॉक्स एंड इंटरफेस दैट इज
inhibits continual learning. For example, a patient is complaining of abdominal pain. After abdominal surgery, the student must learn how to differentiate this pain from that of gas. अब एक पेशेंट है, उसकी एब्डोमिनल सर्जरी हुई है, अब उस पेन की कंप्लेंट कर रहा है, तो जो स्टूडेंट है जो सीख रहा है वहाँ पर उसको डिफरेंशिएट करना है कि ये गैस का दर्द है या वो ऑपरेशन में प्रॉब्लम हुई है. इंट्राडोमिनल ब्लीडिंग, इंसिजनल पेन और इन्फेक्शन, उसको समझना पड़ेगा कि इसमें प्रॉब्लम है क्या. एक्चुअल अलग अलग कंडीशंस हैं, मतलब चारों कंडीशन में पेन हो सकता है, तो उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, उसको बताना सोचना पड़ेगा कि प्रॉब्लम है क्या. इंटरफेस में प्रेजेंट इटसेल्फ व्हेन द स्टूडेंट कैन नॉट सी अदर की फैक्टर that may contribute to the pain, therefore not allowing the student to fully address or manage the patient pain appropriately. अगर वो इस चीज़ में डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा है तो उस स्टूडेंट को पेशेंट को ट्रीट करने से रोका जाएगा. उसको ट्रीट नहीं कर सकता अगर वो सही रीज़न नहीं जान सकता तो. ठीक है, तो ये होता है डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, मतलब अलग अलग डिफरेंट सिचुएशन में क्या सॉल्यूशन हो सकता है और उसका रीज़न क्या हो सकता है. सबसे पहले तो यही जानना है. ठीक है. 6th है कंसेप्ट लर्निंग. कंसेप्ट लर्निंग में क्या होता है? Concept learning involve the ability to make consistent response to different stimuli. मतलब हर प्रॉब्लम में एक consistent response दे सके. ठीक है. It is a process in which learner learn how to organize learning in a systematic structure. Learner अपनी जो भी learning है उसको एक systematic structure में किस तरह से ढाल सकता है and foster deeper learning. और उसको और गहराई से कैसे सीख सकता है. Student behavior is controlled by the abstract property of each stimulus. The student nurse must realize intervention or behavior appropriate for one patient or stimulate may not be appropriate for the nurse. अब एक नर्स है के पास तो डिफरेंट पेशेंट आते हैं, तो जो तरीका वो अपना रही है, जो भी प्रोसेस वो यूज़ कर रही है, हो सकता है एक पेशेंट के लिए सही है, वो पेशेंट उसको लाइक करता है, लेकिन वही सेम चीज़ दूसरा पेशेंट लाइक नहीं कर सकता, उसकी सोच अलग हो सकती है, तो उस सिचुएशन में कैसे ट्रीट करें, दैट इज़ अ कंसेप्ट लर्निंग. मतलब प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन निकालना, ह्यूमन बिहेवियर के अकॉर्डिंग रिएक्ट करना. ठीक है, दैट इज अ कंसेप्ट लर्निंग. 7th आता रूल लर्निंग. रूल लर्निंग क्या है? दिस इन्वॉल्व्स बीइंग एबल टू लर्न रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर कंसेप्ट. यहाँ पर क्या आता है? 2 और 2 से ज़्यादा कंसेप्ट के बीच में रिलेशनशिप्स को लर्न किया जाता है एंड अप्लाई दैम इन डिफरेंट सिचुएशन, और उनको अलग अलग सिचुएशन में अप्लाई भी किया जाता है, चाहे नई हो चाहे पुरानी हो, न्यू और ओल्ड. इट इज़ द बेसिस ऑफ लर्निंग जनरल रूल्स और प्रोसीजर्स. इसमें क्या आता है? प्रोसेस होता है, जनरल रूल और प्रोसीजर हमें याद करने होते हैं. ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए जनरल रूल, जैसे ड्राइविंग ही है, ड्राइविंग के लिए भी जनरल रूल और रेगुलेशन हमें पता होने चाहिए, दैट इज अ रूल लर्निंग. रूल तो तुम्हें पता ही होने चाहिए. ठीक है. दिस कैन बी सीन व्हेन द स्टूडेंट कैन अप्लाई एडवोकेसी एंड कॉन्फिडेंशियली टू द पेशेंट सिचुएशन. द पेशेंट सिचुएशन कितना कॉन्फिडेंट है वो उसको यूज़ करता है. अगर उसके जनरल रूल उसे याद होंगे, जनरल रूल उसे पता होंगे, तो वो पेशेंट को सही से ट्रीट कर पाएगा, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग ट्रीट करेगा उसे. ठीक है. 8 आता प्रॉब्लम सॉल्विंग. अब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो एक स्टूडेंट जो है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए परफेक्ट है. ठीक है. प्रॉब्लम सॉल्विंग इन्वॉल्व डेवलपिंग द एबिलिटी टू इन्वेंट एंड कॉम्प्लेक्स रूल और प्रोसीजर फॉर द पर्पस ऑफ सॉल्विंग वन पर्टिकुलर प्रॉब्लम और अदर प्रॉब्लम ऑफ सिमिलर नेचर. यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स रूल बताए जाते हैं कि एक प्रॉब्लम को तुम किस तरह से सॉल्व कर सकते हो और सेम प्रॉब्लम को सिमिलर नेचर में कहीं और कैसे ट्रीट किया जाएगा. ठीक है. दिस कैन बी अकम्प्लिश्ड थ्रू केस स्टडी एंड रिफ्लेक्शन. इसमें क्या चाहिए होता है? केस स्टडी चाहिए होती है. किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो, किसी भी, मान लो एक स्टूडेंट को ऑपरेशन करना ही सिखा रहा है, तो वो पहले पूरी केस स्टडी करेगा कि किस किस तरीके से सारी चीज़ें की जाती है, फिर उसके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, तब जाके वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है. वो नर्सिंग स्टूडेंट कैन इम्प्रूव ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू द नर्सिंग प्रोसेस, असेसिंग, फॉर्मुलेटिंग नर्सिंग डायग्नोसिस, एनालाइजिंग डाटा स्पेसिफिक टू द प्रॉब्लम, formulating a plan of action, implementing the plan and evaluating the effectiveness of the plan. अब वो एक प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेगी? इसमें बहुत लंबा प्रोसेस. कैसे? सॉल्विंग थ्रू अ नर्सिंग प्रोसेस. सबसे पहले उसे नर्सिंग प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा. असेस, सबसे पहले प्रॉब्लम को असेस करना, फिर फॉर्मुलेटिंग अ नर्सिंग डायग्नोस, जो उसने सीखा है उसको फॉर्मुलेट करना पड़ेगा. ठीक है. एनालाइजिंग डाटा स्पेसिफिक टू द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी डाटा है उसको एनालाइज करना पड़ेगा. ठीक है. फॉर्मुलेटिंग अ प्लान ऑफ एक्शन, उसने प्रॉब्लम को एनालाइज कर लिया, फिर प्लान ऑफ एक्शन उसको बनाना पड़ेगा कि किस किस तरीके से उसको प्रोसेस फॉलो करना है. फिर इम्प्लीमेंटिंग द प्लान, प्लान बनाने के उस प्लान को इम्प्लीमेंट करना है, और इम्प्लीमेंट करने से पहले इवेल्युएट करना पड़ेगा कि वो कितना इफेक्टिव रहेगा. इम्प्लीमेंट करने से पहले उसको इवेल्युएट भी करना पड़ेगा कितना इफेक्टिव वो रहेगा, तभी उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा. दैट इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग. ठीक है.